अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैफ 6 MFA। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, स्प्रिंग 23 का जो MFA का पेपर है आई कैप का, वो पूरा का पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्या कैसे कैसे टेस्ट हुआ और पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। अब तक अगर देखा जाए MFA की कोई 3 अटैम्प्ट हो चुकी हैं, स्प्रिंग 22, ऑटम 22 और स्प्रिंग 23। इन 3 अटैम्प्ट्स में सिलेबस सेम था। अब से ऑनवर्ड मीन ऑटम 23 से ऑनवर्ड क्या हो गया है, सिलेबस में थोड़ा सा चेंज आया है। क्या मेनली चेंजेस आई हैं सिलेबस के अंदर? एक तो चैप्टर 1 के एंड पे कुछ टॉपिक था, हिस्ट्री थी डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम की, वो ओमिट कर दिया गया है। पूरा चैप्टर नहीं, एंड पे एक टॉपिक था, हिस्ट्री थी डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम की, मीन जब से पाकिस्तान बना तब से लेकर ऑन वर्ड अब तक डिफरेंट अदवार में किस किस ने क्या क्या किया, वो मशरती लूम टाइप था, वो एलिमिनेट किया गया है। चैप्टर 10 एक था स्टैट का चैप्टर, जो पिछली तीनों अटैम्प्ट में एग्जामिनर ने कोई 8 से 12 नंबर तक का टेस्ट किया। हर अटैम्प्ट में टेस्ट होता रहा, 8, 10, 12 नंबर तक, वो सिलेबस से ओमिट कर दिया गया। दिस मीन वो अब नहीं आएगा पेपर के अंदर, क्यों? सिलेबस से ओमिट हो गया। इसके अलावा मेजर चेंजेस क्या आई हैं? इसके अलावा बजटिंग का एक चैप्टर है, चैप्टर 14, जो पहले 15 था 14 हो गया है। उसके अंदर एक फोरकास्टिंग का टॉपिक था जिसमें थोड़ा रिग्रेशन एनालिसिस भी था, वो ओमिट कर दिया गया। और एक जो और बड़ी चेंज है वो क्या है कि बजटिंग वाला एरिया जो है उसमें 3 चैप्टर हैं, एक वर्किंग कैपिटल है, एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल NPV वाला चैप्टर और एक बजटिंग का चैप्टर। पहले इस एरिया की वेटेज जो है वो थोड़ी कम थी, अब जो है इस एरिया की वेटेज एग्जामिनर ने बढ़ा दी है। बढ़ाने का मकसद क्या है कि अब बजटिंग पे एक बड़ा क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट हर अटैम्प्ट में आया करेगा। अभी तक जो 3 अटैम्प्ट हुई हैं, स्प्रिंग 22, ऑटम 22, स्प्रिंग 23, इन 3 अटैम्प्ट्स में बजटिंग सिर्फ एक दफ़ा टेस्ट किया गया है, वो भी कब? ऑटम 22 में। मीन 2 दफ़ा बजटिंग को इग्नोर किया गया। लेकिन अब बजटिंग वाले एरिया की वेटेज बढ़ाने का मकसद क्या है कि बजटिंग अब मस्ट टेस्ट हुआ करेगा और अच्छा तगड़ा क्वेश्चन वहाँ से टेस्ट हुआ करेगा। क्यों? बजटिंग पहले कॉस्ट का पार्ट होता था सिलेबस चेंज होने से पहले, मीन स्ट्रीम चेंज होने से पहले, और कॉस्ट के पेपर में 18 से 20 नंबर तक का भी बजटिंग का अच्छा तगड़ा क्वेश्चन टेस्ट होता था। दिस मीन अब MFA में भी हम बजटिंग का एक अच्छा तगड़ा क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक हो गया, ये तो कुछ चेंजेस थी। खैर आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास डिफरेंट एरियाज़ हैं। आप लोगों को पता होगा कि पहले 17 चैप्टर थे, अब टोटल 16 चैप्टर हो गए, क्योंकि स्टैट वाला चैप्टर जो है ओमिट हो गया। इसमें से चैप्टर 7, 8, 9 प्रैक्टिकल एरिया जो मैनेजरियल का एरिया 7, 8, 9 एग्जामिनर हर अटेम्प्ट में टेस्ट कर रहे हैं। दिस मीन यहाँ से 2-3 अच्छे थ्योरी के क्वेश्चन टेस्ट होंगे ही होंगे। चैप्टर 10 स्टैट हर अटेम्प्ट में टेस्ट हो रहा था, लेकिन अब वो एलिमिनेट हो गया। चैप्टर 11 जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, हर अटेम्प्ट में एग्जामिनर वहाँ से क्वेश्चन टेस्ट कर रहे हैं। चैप्टर 13 जो फॉरेक्स का चैप्टर है, वहाँ से एग्जामिनर हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन टेस्ट कर रहे हैं। और लास्ट चैप्टर जो 16 है प्रोजेक्ट अप्रेजल का, NPV का, IRR का, वहाँ से एग्जामिनर हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन टेस्ट कर रहे हैं। मीन ये 3 न्यूमेरिक एरियाज जो हैं, एक प्रोजेक्ट अप्रेजल, एक फॉरेक्स और एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये तीनों एरियाज हर अटेम्प्ट में टेस्ट हो रहे हैं। मीन हर अटेम्प्ट में यहाँ से एक एक न्यूमेरिक क्वेश्चन आया है। चैप्टर 7, 8, 9 यहाँ से हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन टेस्ट हुए हैं। मीन ये 6 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब 7वां चैप्टर मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट क्या है, बजटिंग, जहाँ से एग्जामिनर ने अब क्वेश्चन टेस्ट किया ही क्या करना है। तो ये 7 चैप्टर आपने बड़ी ही अच्छी तरह से इनकी एक एक चीज़ कवर करनी है, प्रैक्टिस जितनी हो सके वो करनी है, क्यों ये 7 चैप्टर आपके पेपर का पास या फेल डिसाइड क्या करेंगे। इन आउट ऑफ 16 ये जो 7 चैप्टर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7, 8, 9, 11, 13, 14 एंड 16। खैर आए मूव होते हैं, देखते हैं कि स्प्रिंग 23 में एग्जामिनर ने क्या टेस्ट किया, पेपर को कवर करते हैं। अभी इस वीडियो में हम सेक्शन A कवर करेंगे, एक और वीडियो में हम फिर सेक्शन B की तरफ मूव होंगे। जी 100 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स टाइम है, 15 आपके पास रीडिंग के लिए मिनट्स हैं। और अगर देखा जाए तो
आपके पास MCQs हैं सेक्शन ए में। क्वेश्चन 1 जो है वो पूरा का पूरा MCQs के ऊपर है। कितने MCQs हैं? टोटल एग्जामिनर ने जो है वो 13 MCQs जो है वो टेस्ट किए 15 नंबर के लिए। क्यों? बीच में 2 MCQs जो हैं वो 3 MCQs बल्कि 4 MCQ 1.5 मार्क्स के थे और बाकी 1 मार्क ईच थे। जी MCQ नंबर 1 अगर हम देखें, MCQ नंबर 1 जो है ये नज़र आ रहा है कि स्टैट का MCQ है, तो इसलिए इसे हम कवर नहीं करेंगे। क्यों? सिलेबस ही जब ओमिट हो गया है। MCQ 2 भी मीन, मीडियन, मॉड, सेंटर, टेंडेंसी आपको नज़र आ रहा है, स्टैट का MCQ था, तो इसको भी हम इग्नोर करते हैं। MCQ नंबर 3 की तरफ हम आए। MCQ नंबर 3 चैप्टर 10 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो है, वहाँ से एग्जामिनर ने अभी तक कोई तगड़ा क्वेश्चन जो है वो टेस्ट नहीं किया। नॉर्मली ये हर पेपर के अंदर MCQ 1-2 इस चैप्टर से टेस्ट होते रहे हैं। सो स्प्रिंग 23 में भी MCQ एक एग्जामिनर ने टेस्ट किया। क्या है? MCQ नंबर 3 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन इजारा एंड कन्वेंशनल फाइनेंस लीज? इजारा, मुदारबा, मुशारका, इजारा, मुराहबा, आपने पढ़े इस्लामिक फाइनेंसिंग मॉड, उसमें इजारा और कन्वेंशन लीज के डिफरेंस के ऊपर कोई 4 पॉइंट बताए हैं और आपने बताना है कि कौन सा एक्यूरेट है। पार्ट ए, इन इजारा द लेसर बियर द रिस्क ऑफ द एसेट, वाइल इन कन्वेंशन लीज द लेसी बियर द रिस्क ऑफ द एसेट। यस, इजारा में क्या होता है? लेसर सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है वो बेयर करता है, जबकि नॉर्मल जो हमारी लीज होती है उसमें लेसी बेयर करता है। तो मुझे तो ये ठीक लग रहा है। खैर बाकी पढ़ के देख लेते हैं। बी क्या है? इन अजारा द लेसर ट्रांसफ़र द ऑनरशिप, वाइल इन कन्वेंशन लीज द लेसर रिटेन्स द ऑनरशिप। नहीं, इजारा में लेसर जो है वो ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करता, तो ये तो गलत है। इन अजारा एनी सरचार्ज फॉर डिले पेमेंट इज़ क्रेडिट टू इनकम। नहीं, इजारा के अंदर तो आप डिले पेमेंट के ऊपर सरचार्ज चार्ज कर ही नहीं सकते इस्लामिक फाइनेंसिंग में, ये भी गलत है। पार्ट डी, इन इजारा रेंटल अमाउंट कैन बी वेरिएबल, वाइल इन कन्वेंशन लीज रेंटल अमाउंट इज़ फिक्स। नहीं है, ऐसी भी कोई बात नहीं है, तो पार्ट ए ठीक है। क्या ख्याल है? MCQ नंबर 4 अगर हम देखें, विच टू ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर कंसीडर्ड व्हेन डिटरमाइनिंग द थ्रेट्स फ्रॉम पोटेंशियल एंट्रेंट्स? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स में हमने कुछ बैरियर टू एंट्री पढ़े थे, जिनकी वजह से थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स जो है वो लो हो जाता है अगर वो बैरियर हों तो आपने देखना है कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट से रिलेटेड कौन से 2 थ्रेट हैं, कौन सी 2 ऑप्शन थ्रेट हैं। स्पेशलिस्ट नॉलेज रिक्वायर्ड, यस, किसी इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए जितना स्पेशलिस्ट नॉलेज रिक्वायर होगा उतना ही नहीं एंट्रेंस के लिए ये क्या होगा? थ्रेट होगा, एग्जिस्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी होगी। तो एक तो ये ऑप्शन है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट टू द फर्म, नहीं, प्रोडक्ट तो हर फर्म के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो ये तो कोई बैरियर नहीं है। डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफ कंपैटिटर, तो कंपटीशन में जाएगा, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स में तो नहीं जाएगा। क्या है? कंपैटिटिव राइवलरी का पॉइंट है ये तो। एंड टेक्नोलॉजी प्रोटेक्शन फॉर एग्जिस्टिंग फर्म, यस, अगर एग्जिस्टिंग फर्म में टेक्नोलॉजी अपनी प्रोटेक्ट की हुई है, कैसे कोई कॉपीराइट्स वगैरह लिए हुए हैं, तो नए एंट्रेंट्स के लिए एंटर होना डिफिकल्ट है, तो ऑप्शन ए एंड डी बनती है। क्या ख्याल है? ऑप्शन ए एंड डी। नंबर 5 अगर हम देखें, the individual product or business units of the firm can be plotted on the BCG matrix as a circle. The size of the circle shows the relative, ये ICAP बुक के अंदर से लाइन उठा के MCQ बनाया गया कि डिफरेंट 4 क्वाड्रेंट्स हैं BCG मैट्रिक्स के। क्या 4 क्वाड्रेंट्स है? डॉग, कैश काउ, प्रॉब्लम चाइल्ड और स्टार। ठीक हो गया? कैसे हम ये डॉग, कैश काउ, स्टार या प्रॉब्लम चाइल्ड आइडेंटिफाई करते हैं? अकॉर्डिंग टू मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर। मार्केट शेयर हम कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? आपकी सेल एज कंपेयर टू अदर सेल्स इन द मार्केट। क्या ख्याल है? तो सेल्स क्या है? मनी वैल्यू है ना। So the individual product or business unit of the firm can be plotted on the BCG matrix as a circle. The size of the circle shows the relative time taken for product to reach that stage. Money value of sales for the product, brand value of the product, market growth of the product. तो money value है, क्यों? मार्केट शेयर जो है वो मॉनिटरी टर्म में निकाला जाता है, तो मनी वैल्यू की बेस पर आप जो है वो छोटा या बड़ा बिजनेस यूनिट जो है वो आइडेंटिफाई करते हो, छोटी या बड़ी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करते हो। ये बुक के अंदर से लाइन एग्जामिनर ने उठाई है।
ये MCQ नंबर 6 अगर हम देखें, अ सिस्टम that takes the generic formula of medicine and recommends all the different brands of medicine available in the pharmacy for the generic formula is an example of, मीनिंग फार्मूला की मेडिसन है तो उस फार्मूला के अकॉर्डिंगली और कौन कौन सी मेडिसन जो हैं उस स्टोर के अंदर अवेलेबल हैं सिस्टम से, ये कौन निकालेगा? एक्सपर्ट सिस्टम, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, इसका काम तो सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये टॉप मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प देता है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, ये रिसोर्सेज को मैनेज करने में हेल्प देता है। तो ये कौन सा सिस्टम है जो लाइक रोबोटिक सिस्टम काम कर रहा है एक फार्मूला के अकॉर्डिंगली, इस फार्मूला से मिलती जुलती और कौन सी मेडिसन है? तो ये एक्सपर्ट सिस्टम है। क्या कहला? ईजी। नंबर 7 देखें अगर हम, द यूज़ ऑफ एनक्रिप्शन टू प्रोटेक्ट अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व्स, और ये भी बुक के अंदर से लाइन उठाई गई है कि डाटा को इनक्रप्ट करने के लिए जो है वो पब्लिक की यूज़ होती है और डिक्रप्ट करने के लिए प्राइवेट की यूज़ होती है। क्या कहला? इनक्रप्ट करने के लिए पब्लिक की यूज़ होती है और डिक्रप्ट करने के लिए प्राइवेट की यूज़ होती है। तो इनक्रप्ट द डॉक्यूमेंट विद पब्लिक की एंड डिक्रप्ट इट विद प्राइवेट की, तो यही ऑप्शन ठीक है, बाकी में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या कहला? बुक के अंदर से लाइन उठाई गई है। नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन मुशारका एंड मुदारबा फाइनेंसिंग? मुशारका, मुदारबा जिसमें रब्बुल माल जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है और मुदारी बिजनेस को चलाता है, और मुशारका जिसमें सब इन्वेस्टमेंट करते हैं और बिजनेस को चलाते हैं, लाइक पार्टनरशिप है। तो आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिफरेंस बिटवीन मुशारका एंड मुदारबा फाइनेंसिंग, मीन कौन सा सही डिफरेंस है? इन मुशारका प्रॉफिट्स आर शेयर्ड इक्वली, वाइल इन मुदारबा प्रॉफिट्स आर शेयर्ड ऑन आ प्री एग्रीड रेशो। नहीं, दोनों में प्री एग्रीड रेशो के अकॉर्डिंगली जो है वो प्रॉफिट शेयर होते हैं, ये तो ठीक नहीं है। इन मुशारका ओनली वन पार्टी प्रोवाइड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाइल इन मुदारबा ऑल पार्टीज आर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, ये गलत हो गया। मुदारबा में एक पार्टी मैनेजमेंट करती है, दूसरा पैसा प्रोवाइड करता है। मुशारका में सारे पैसा सारा चलाते हैं, ये भी गलत है। सी, इन मुशारका बोथ पार्टीज प्रोवाइड द कैपिटल, यस, वाइल इन मुदारबा ओनली वन पार्टी प्रोवाइड द कैपिटल, यस। रब्बुल माल मुदारबा में कैपिटल प्रोवाइड करता है और मुदारिब चलाता है, तो ये ऑप्शन ठीक है, डी क्या है? इन मुशारका लॉसेज आर बॉर्न बाय ऑल पार्टीज, वाइल इन मुदारबा लॉसेज आर बॉर्न बाय द मुदारिब। नहीं, मुदारिब नहीं, रब्बुल माल मेनली जो है वो लॉस बेयर करता है जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मुदारिब तो अपनी सिर्फ स्किल्स लूज़ करता है। तो डी ऑप्शन भी गलत है, तो ऑप्शन क्या ठीक है? सी ऑप्शन। क्या कह रहा है जी? उसके बाद अगर हम चले MCQ नंबर 9, विच टू ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर नॉट कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स? लीडिंग, कोइंसिडेंट, लैगिंग, 3 इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपने पढ़े हैं चैप्टर 2 में। क्या कहला? कौन से 2 कोइंसिडेंट नहीं हैं? अब ये भी प्योर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, रटा बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने वो लिस्ट को रटा लगाया हो तो इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यस ये है। इंडेक्स ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस, इंडेक्स ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस, हाँ ये जो है वो लीडिंग है। नंबर ऑफ पीपल इन अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर ऑफ पीपल इन अनएम्प्लॉयमेंट ये कोइंसिडेंट है। और स्टॉक मार्केट इंडेक्स, यस ये लीडिंग है। तो कौन से नहीं है? ए और सी तो कोइंसिडेंट हैं, बी और डी नहीं है। MCQ नंबर 10 देखें तो ये नज़र आ रहा है किस चीज़ के ऊपर है? हमारे पास स्टैट के ऊपर है। स्टैंडर्ड डिवीजन की बातें हो रही थी, इसे इग्नोर करते हैं, क्यों? अब स्टैट हमारा पोर्शन रहा नहीं है। MCQ नंबर 11 की तरफ अगर हम आए, while evaluating the financial feasibility of a new project, the finance director concluded that the project has a positive NPV at the end of project when discounted at the cost of capital of 18%। मीन प्रोजेक्ट को की NPV 18% कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिस्काउंट फैक्टर पे निकालेगी तो वो पॉजिटिव थी, दिस मीन प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया गया होगा। What would be the internal rate of return of this project? इस प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? जहाँ पे NPV 0 होती है, तो अगर 18% पे पॉजिटिव है तो डिस्काउंट फैक्टर बढ़ाने से NPV क्या होती है? नेगेटिव। कम करने से क्या होती है? पॉजिटिव। क्या कह रहा है? तो अगर 18% पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव कहाँ पे आएगी? बढ़ाने से।
और बढ़ाने से चूँकि नेगेटिव की तरफ हम मूव होंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो बीच में कहीं पे ज़ीरो भी आएगी ना, क्या ख्याल है? तो 18% से ज़्यादा IRR होगा ना, क्या ख्याल है? इट वुड आल्सो बी 18%, नहीं, इट वुड बी लोअर देन 80%, नो, इट वुड बी हायर देन 80%, येस, इट वुड डिपेंड ऑन अ नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स एंड कुड बी हायर और लोअर, नहीं, सी ऑप्शन है। क्या ख्याल है कि 18% पे अगर डिस्काउंट फैक्टर 18% पे अगर NPV पॉजिटिव है, IRR में अगर आप जाओ, अगर आपने नेगेटिव NPV निकालनी हो तो क्या करते हो? डिस्काउंट फैक्टर को इंक्रीज़ करते हो। क्या ख्याल है? इंक्रीज़ करोगे, सपोज 25% पे ले जाओगे तो IRR कहाँ पे होगा? 18 और 25% के बीच में, मीन 18% से ज़्यादा पे होगा। जिसके बाद अगर हम जाएँ MCQ नंबर 12 देखें, Which of the following is the corrupt data that duplicate itself within the system moving from one file or program to another? तो ये तो worm की definition है। और अब ये जो टाइप्स ऑफ वायरस थे ये भी सिलेबस से आउट हो चुका है, नहीं चैप्टर 4 में ये टाइप्स ऑफ वायरसेस भी ओमिट कर दिया एग्जामिनर ने। जी MCQ नंबर 13, बिजनेस में ट्राई टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसी by mobilizing employees, shareholders, customers, etc. to support their agenda. This method of influencing is called, कौन सा मेथड? एडवोकेसी, एडवर्टाइजिंग नहीं है, स्टेक होल्डर कोलिशन, यस, उनके साथ रिलेशनशिप क्रिएट करके, ट्रेड एसोसिएशन की कोई बात ही नहीं हुई यहाँ पे, पब्लिक रिलेशन की कोई बात ही नहीं हुई, तो बी ऑप्शन है ये। क्या ख्याल है? चलो ये तो हो गए MCQs। इसके अंदर हमने देखा कोई 2-3 MCQs हमारे पास स्टैट के चैप्टर के थे जो हमने इग्नोर कर दिए। अब चलते हैं बाकी हमारे पास क्या क्वेश्चन थे सेक्शन ए के अंदर। जी सेक्शन ए में एग्जामिनर ने एक थोड़ा सा औखा क्वेश्चन टेस्ट किया, लेकिन अगर ये मॉडल आपको आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था अटेम्प्ट करना। चैप्टर 7 के अंदर एक टॉपिक है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को अचीव करने के लिए JSW का एक 6 स्टेप मॉडल भी है। वो 6 स्टेप मॉडल के ऊपर एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का टेस्ट कर लिया। हाँ, अगर वो 6 स्टेप मॉडल आपको आता है कि वो 6 स्टेप्स हैं क्या, तो इससे आसान क्वेश्चन पेपर में नहीं था। हाँ, जिनको मॉडल नहीं आता तो उनके लिए इससे मुश्किल क्वेश्चन कोई नहीं था, मीन 10 के 10 नंबर ही गए, क्लूलेस हो गया। क्या था JSW 6 स्टेप मॉडल? नंबर 1, आपको क्या करना है? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर अपने बिजनेस के लिए आइडेंटिफाई करना है जिससे आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। वो क्या हो सकता है? आइदर प्राइस रिडक्शन हो सकता है, आइदर फास्ट डिलीवरी हो सकता है, क्या ख्याल है, या फिर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। नंबर 2, आपको आइडेंटिफाई करनी है क्रिटिकल कंपिटेंस, मीन वो सक्सेस फैक्टर अचीव करने के लिए आपको बिजनेस के अंदर अपने ऑपरेशंस, अपने प्रोसेसेस के अंदर क्या कंपिटेंस चाहिए। अगर सक्सेस फैक्टर है आपका क्या? प्राइस रिडक्शन, तो उसके लिए क्रिटिकल कंपिटेंस क्या है? कॉस्ट कंट्रोल। सक्सेस फैक्टर है आपका क्या? फास्ट डिलीवरी, तो उसके लिए आपके पास क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या, क्रिटिकल कंपिटेंस क्या है? फास्ट प्रोडक्शन या मोर एम्प्लॉयज़। सक्सेस फैक्टर है आपका हाई क्वालिटी इंप्रूवमेंट, तो आपके पास क्रिटिकल कंपिटेंस क्या है? ज़ीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स क्वालिटी, लोअर क्वालिटी। क्या ख्याल है? तो नंबर 1 सक्सेस फैक्टर आइडेंटिफाई करना है, नंबर 2 आपने क्या करना है? क्रिटिकल कंपिटेंस आइडेंटिफाई करनी है। मैं यहाँ पे स्टेप लिख दूँ। नंबर 1 आपने आइडेंटिफाई करना है क्या? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। नंबर 2 आपने क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है क्या? क्रिटिकल कंपिटेंस टू अचीव दैट सक्सेस फैक्टर, मीन वो सक्सेस फैक्टर अचीव करने के लिए मैं बिज़नेस के अंदर क्या कंपिटेंस लेके आनी है। नंबर 3 आपने क्या करनी है? आपने डेवलप करनी है क्या? वही क्रिटिकल कंपिटेंस। मीन अगर आपने कॉस्ट रिडक्शन करनी है तो कॉस्ट रिडक्शन के लिए आपने क्या करना है? आइदर तो आपने जो है वो लो प्राइस मटेरियल ख़रीदना है, या फिर अपनी मशीनरी जो है वो न्यू करनी है, टेक्नोलॉजी नई की तरफ जाना है ताकि इकॉनमीज ऑफ स्केल आप अचीव कर सको, आप उसे डेवलप करना है। नंबर 4 आपने क्या करना है? आपने डिफ़ाइन करना है KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, मीन टारगेट जो आप मीट करना चाहते हो, जो आप अपने एम्प्लॉय, अपने मैनेजर्स को दोगे, जिनकी बेस पर उनकी परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी। नंबर 5 आपने क्या करना है? आपने मेंटेन करनी है क्या? क्रिटिकल कंपिटेंस।
मतलब क्या हुआ, अपनी उस क्रिटिकल कंपिटेंस के ऊपर और ज़्यादा फोकस करना है, उसे इनोवेटिव बनाना है ताकि कंपैक्टर जो है उसे कॉपी ना कर सकें। और नंबर 6 आपने क्या करना है, आपने मॉनिटर करना है। क्या मॉनिटर करना है, ये जो क्रिटिकल कंपिटेंस आपने डेवलप की है, ये जो केपीज़ आए आपने डिफाइन किए हैं, ये प्रॉपर्ली चल रहे हैं नहीं चल रहे, इनफैक्ट ये अबव 5 पॉइंट्स को आपने मॉनिटर करना है। क्या ख्याल है, ये मॉडल था 6 स्टेप्स का। एग्जामिनर कहता है जी आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन एंड रिलेट। आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन एंड रिलेट। Johnson and School's 6-step approach to using critical success factors from the above scenario। मीन ये 6 पॉइंट्स आपने इसके अंदर से आइडेंटिफाई करने हैं, इनको रिलेट करना है और आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। आइए पढ़ते हैं। The management team at 24/7 call center notices that their call handling times, one of their critical success factor, have been consistently underperforming। सो कंपनी का कोई कॉल हैंडलिंग टाइम जो है वो अंडर परफॉर्मिंग है, जो उनके बिजनेस के लिए सक्सेस फैक्टर है। मीन कॉल हैंडल कम से कम टाइम में होनी चाहिए, लेकिन शायद ज़्यादा टाइम लग रहा है। द मैनेजमेंट डिटरमाइंस दैट द लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड इनएडिक्वेट स्टाफिंग आर द मेन रीज़न फॉर द डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस। और रीज़न क्या है, स्टाफ ट्रेन नहीं है और स्टाफ नंबर में भी इतना नहीं है कि कस्टमर कॉल्स को फौरी रिस्पॉन्ड कर सके, शायद वेटिंग में कस्टमर को ज़्यादा टाइम लगता होगा। द डेटा शोज दैट द डिज़ायर कॉल हैंडलिंग टाइम टू अचीव द कंपैटिटिव एडवांटेज इज 30 सेकेंड्स। इन 30 सेकेंड्स में कस्टमर की कॉल जो है वो हैंडल होनी चाहिए, बट द एक्चुअल कॉल हैंडलिंग टाइम रिकॉर्ड इज 45 सेकेंड। लेकिन 50% ज़्यादा टाइम जो है वो आपका स्टाफ ले रहा है। इन एक्चुअल में 45 सेकेंड एक कॉल पे टाइम लग रहा है, जबकि कितना होना चाहिए, 30 सेकेंड। गिवन द इंपॉर्टेंस ऑफ द इशू, द मैनेजमेंट हैज़ हायर्ड 3 एडिशनल स्टाफ। तो मैनेजमेंट ने क्या किया है, स्टाफ का नंबर बढ़ा दिया ताकि ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा कॉल कस्टमर की पिक कर सकेंगे, फौरी पिक कर सकेंगे, डिले नहीं आएगा। And emphasized on setting ambitious training targets to resolve the matter within the next 3 months। और उनकी ट्रेनिंग करना शुरू कर दी ताकि 3 माह में वो ट्रेन हो जाएंगे, तुम्हारा ये मसला सॉल्व हो जाएगा। The management is closely following the progress of implementing the plan। क्या कर रही है मैनेजमेंट, प्रोग्रेस इम्प्लीमेंटेशन प्लान की जो है वो देख रही है। And has recorded a decrease in call handling time to 35 seconds for the first month। और पहले ही मंथ में 45 की बजाय 35 सेकेंड में कॉल हैंडल होना शुरू हो गई। फॉर द सेकेंड मंथ द टारगेट इज रिड्यूस्ड कॉल हैंडलिंग टाइम टू 30 सेकेंड्स और रिक्वायर्ड टारगेट दूसरे मंथ में पूरा हो गया, ट्रेनिंग चल रही है, विच विल आउटबीट द कंपटीशन। और कंपटीशन को भी ख़त्म कर दिया, कंपैक्टर शायद इससे ज़्यादा टाइम में कॉल हैंडल कर रहे हैं। एंड 28 सेकेंड इन द थर्ड मंथ टू सॉलिडिफाई देयर पोजीशन एज ए मार्केट लीडर इन कॉल हैंडलिंग टाइम। और तीसरे मंथ की ट्रेनिंग के बाद 28 सेकेंड पे आ गए और इतना कम टाइम किसी भी कंपैक्टर का नहीं है, मीना मार्केट लीडर बन गए कॉल हैंडलिंग टाइम में। सो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आपका क्या है, रिड्यूसिंग कॉल टाइम, रिड्यूसिंग कॉल टाइम फ्रॉम 45 सेकेंड्स टू 30। क्रिटिकल कंपिटेंस क्या है, स्टाफ रिक्रूटमेंट एंड स्टाफ ट्रेनिंग। डेवलप किया आपने क्रिटिकल कंपिटेंस कैसे, 3 न्यू जो है वो स्टाफ मेंबर्स आपने अपॉइंट किए और उनको नेक्स्ट 3 मंथ्स तक आपने क्या किया, ट्रेन किया। KPIs आपने क्या डिफाइन किए, रिड्यूसिंग द कॉल टाइम फ्रॉम 45 सेकेंड्स टू 30 सेकेंड्स KPI। मेंटेन क्रिटिकल कंपिटेंस के आपने उनको कंटिन्यूस जो है वो ट्रेन किया और ट्रेन करते हुए ही आप कहाँ पे आ गए, 28 सेकेंड्स पे आ गए, अपने रिक्वायर्ड टारगेट से भी बिलो पे आ गए। और मॉनिटर, यस कंपनी की मैनेजमेंट क्या कर रही है, क्लोजली प्रोग्रेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन द प्लान को मॉनिटर भी कर रही है और उस मॉनिटरिंग की वजह से ही प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है, प्रॉपर रिड्यूस हो रहा है टाइम, कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव मीट करने के काबिल हुई है। क्या ख्याल है, ये 6 पॉइंट सिर्फ आप रिलेट किए बिना भी लिख दोगे तो आधे नंबर फिर भी आपको मिल जाएंगे पासिंग मार्क्स, लेकिन रिलेट करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, ये मॉडल आता है तो अप्लाई होगा, नहीं आता तो फिर नहीं होगा।
इसलिए चैप्टर 7, 8, 9 कोई चीज़ नहीं छोड़नी यहाँ से जी। क्वेश्चन नंबर 3 टेस्ट किया एग्जामिनर ने 8 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए फॉर 5 मार्क्स, पार्ट बी फॉर 3 मार्क्स। पार्ट ए, फैब टैब्स FT डिज़ाइन असेंबल पैकेजेस एंड डिस्ट्रीब्यूट्स हाई एंड टैबलेट्स। कंपनी क्या करती है? टैबलेट्स बनाती है। FT is known for its unique design and recognizes it as their core product offering, और ये कंपनी की मेन प्रोडक्ट है टैबलेट्स। Due to a recent surge in demand, हाई डिमांड की वजह से FT is facing challenges in meeting customer orders in a timely manner without compromising on product quality। कंपनी क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहती और डिमांड ज़्यादा है तो कंपनी कस्टमर की नीड को पूरा नहीं कर पा रही ऑन टाइम। FT is considering outsourcing some of its activities to meet the demand, और कंपनी सोच रही है कि हम अपनी कुछ एक्टिविटीज़ को आउटसोर्स कर दें। अच्छी बात है, वो जिनमें आप एक्सपर्ट नहीं है वो किसी एक्सपर्ट को आउटसोर्स कर दो, क्या ख्याल है, ताकि आप अपने मेन एरियाज़ पे फोकस कर सको और उससे क्या होगा, मसले रिजॉल्व हो जाएंगे आपके। एक्सप्लेन आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या है? आउटसोर्सिंग क्या है कि इंस्टेड बिजनेस ऑपरेशन बिजनेस के अंदर चलाने की बजाय किसी सब कॉन्ट्रैक्टर से अपनी चीज़ें अपने काम करवा लेना, जिसमें आप प्रोडक्शन भी आउटसोर्स कर सकते हो या अपनी कुछ नॉन कोर एक्टिविटीज़। एक होती हैं कोर एक्टिविटीज़ मीन प्राइमरी एक्टिविटीज़, और एक होती हैं नॉन कोर मीन सेकेंडरी एक्टिविटीज़। लाइक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई टास्क है, या इसमें देखो तो ये पैकेजिंग आप जो है वो आउटसोर्स कर सकते हो, असम्बल करना आप आउटसोर्स करते हो, डिज़ाइनिंग नहीं आप कर सकते, मैन्युफैक्चरिंग नहीं आप कर सकते, क्यों? आपका मेन काम है पैकेजिंग या डिस्ट्रीब्यूशन जो है मीन डिलीवरी, ये आप आउटसोर्स कर सकते हो। सो एक्सप्लेन आउटसोर्सिंग एंड प्रोवाइड रीज़न वाई FT शुड ऑप्ट फॉर आउटसोर्सिंग। मीन क्यों आउटसोर्सिंग पे जाना चाहिए कि आउटसोर्सिंग पे जाने से आपका क्या होता है, फोकस आपके मेन एरियाज़ पे हो जाता है। जो मेन एरियाज़ नहीं हैं उनसे आपका टाइम सेव होता है, सरदर्दी कम होती है, जो ऑब्जेक्टिव मीट करने में या मेन एरियाज़ पे और ज़्यादा इनोवेशन लाने में हेल्प देता है। टू मीट द डिमांड आल्सो एक्सप्लेन विच एक्टिविटीज़ शुड FT आउटसोर्स। कौन सी एक्टिविटीज़ आउटसोर्स करनी चाहिए? तो कोर एक्टिविटीज़ नहीं, वो खुद से इन हाउस चलानी चाहिए। नॉन कोर एक्टिविटीज़ को आउटसोर्स करना चाहिए। आउटसोर्सिंग है क्या? इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन इन हाउस विद ऑन स्टाफ, सब कॉन्ट्रैक्टिंग सम ऑफ द टास्क टू आउटसाइडर इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। ये 5 नंबर का लिखा जा सकता है। पार्ट बी देखा है 3 नंबर का, एक चैप्टर 5 है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, जो पिछली 3 अटैम्प्ट में एग्जामिनर ने सिर्फ यहाँ पे टेस्ट किया। मीन पहले 2 अटैम्प्ट में स्प्रिंग 22 ऑटम 22 में टोटली इग्नोर किया गया, एक आध MCQ टेस्ट हुआ था। 3 नंबर के एग्जामिनर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक टेस्ट कर लिया। एक्सप्लेन व्हाट डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी मीन। क्या है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी? डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी क्या है? डिस्टर्ब करना ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल को विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म बिजनेस इन बेटर वे। क्या है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी? आल्सो स्टेट 2 एग्जाम्पल ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। 2 एग्जाम्पल्स दे दें, ब्लॉकचेन दे दें, बायोटेक्नोलॉजी दे दें या उबर की एग्जाम्पल दे दें। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 नंबर के लिए लिखा जा सकता है। मीन कोई औखा नहीं है टॉपिक ये। चैप्टर 5 वहाँ अगर कोई छोड़ के गए हैं तो फिर मुश्किल है जी। क्वेश्चन नंबर 4 टेस्ट किया गया, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो टेस्ट किया गया कहाँ से? चैप्टर 9 एथिक्स से। और एथिक्स अब तक जितने भी पेपर में एग्जामिनर ने मस्ट टेस्ट किया है, लेकिन अब इसके अंदर से एक टॉपिक, ये जो कोड्स ऑफ एथिक्स का टॉपिक है, ये एग्जामिनर ने ओमिट कर दिया। मीन चैप्टर 9 में भी एक चेंज है, कोड्स ऑफ एथिक्स वहाँ से ओमिट हो गया। कोड्स ऑफ एथिक्स चूँकि मेन एरिया है किसका? ऑडिट का। इवन FAR2 में भी टेस्ट होता है, तो इसलिए एग्जामिनर ने यहाँ से ओमिट कर दिया। इनफैक्ट पास्ट में 2 दफ़ा एग्जामिनर इसके ऊपर क्वेश्चन भी टेस्ट कर चुके हैं, तो इसलिए चूँकि ये एरिया ओमिट हो चुका है कोड्स ऑफ एथिक्स का चैप्टर 9 से, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी हम इग्नोर कर रहे हैं। देखो कि आइडेंटिफाई करना था कौन सा कोड्स ऑफ एथिक्स यहाँ पे ब्रीच हो रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 5 टेस्ट किया गया, और ये स्टैट के चैप्टर से टेस्ट किया गया, और स्टैट के चैप्टर में से 3 MCQs थे और 6 नंबर का ये क्वेश्चन टेस्ट किया गया था। मीन मिला के कितना टेस्ट किया गया? 9 मार्क्स का। और अब ये एरिया टोटली ओमिट हो गया। इस मीन आप एग्जामिनर थ्योरी के क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा टेस्ट करेंगे। चैप्टर 4, चैप्टर 7, 8, 9 इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। चैप्टर 1, 2, 3 यहाँ से भी अब क्वेश्चन टेस्ट हो सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड
जी एक क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हाईली एक्सपेक्टेड एरिया था लास्ट अटेम्प्ट के लिए, पेस्टल के ऊपर क्वेश्चन आना ही बनता था और एग्जामिनर ने 10 नंबर के लिए पेस्टल के ऊपर एक क्वेश्चन टेस्ट कर लिया। पेस्टल क्या करना है आपको, कंडक्ट पेस्टल एनालिसिस ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फॉर SBS। दो हमारे सिलेबस के अंदर पेस्टल का ये इकोलॉजिकल फैक्टर जो है वो नहीं है, लेकिन एग्जामिनर ने फिर भी टेस्ट कर लिया, तो हम क्या करेंगे, सिंपली लिख देंगे देयर इज़ नो इकोलॉजिकल फैक्टर इन द सिनेरियो। खैर बाकी हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल फैक्टर तो आइडेंटिफाई करने की तरफ चलते हैं। ठीक हो गया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल फैक्टर आपको आइडेंटिफाई करने हैं सिनेरियो के अंदर से। और अच्छे खासे क्वेश्चन हमारी बुक के अंदर भी हैं, स्पेशली चैप्टर 6 के अंदर कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हैं जहाँ से पेस्टल फैक्टर्स आपने आइडेंटिफाई किए हुए और वो प्रैक्टिस की हुई, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था जी। क्या है, स्टार बिजनेस स्कूल SBS आर रेनाउंड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइडर is offering a range of degree courses in business, accounting, finance, human resource, hospitality management, marketing and supply chain management। मीन SBS एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो हर तरह के तकरीबन कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, मेनली बिजनेस रिलेटेड है, अकाउंटिंग, फाइनेंस है, HR है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। द स्कूल बोस्ट आ स्ट्रॉन्ग फैकल्टी, अच्छी फैकल्टी है, हाई क्वालिटी रिसर्च है, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर क्वालिटी एजुकेशन। तो इसके अंदर कोई पेस्टल फैक्टर नहीं है, तो बिजनेस की इंफॉर्मेशन दी गई है। पेस्टल फैक्टर्स एक्सटर्नल होते हैं, ये माइंड में रखना है, इंटरनल नहीं एक्सटर्नल होते हैं। SBS has been receiving grants from the government to support its futuristic educational activities। बिजनेस गवर्नमेंट से ग्रांट रिसीव कर रहा है, ग्रांट्स गवर्नमेंट से मिलना कहाँ पे, पॉलिटिकल फैक्टर जो थ्रू कॉस्ट कटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देंगे इन फ्यूचर भी। क्या कहला, हाउएवर ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मीन पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चल रही है लाइक पाकिस्तान, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड अ डिटेरियोरेटिंग इकोनॉमिक सिचुएशन, और इकोनॉमिक सिचुएशन भी डिटेरियोरेटिंग, तबाह मीन डिक्लाइन है in the country, the educational sector has experienced a decline in grants over the past years। एक तो यहाँ से पॉलिटिकल फैक्टर उठा लो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ऑब्वियसली बिजनेस लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ प्लान करने में हर्डल क्रिएट करेगा, और दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर की इकोनॉमिक डिक्लाइन चल रहा है जिसकी वजह से फ्यूचर ग्रांट्स जो हैं वो डिक्लाइन की तरफ जा सकती हैं। ऑब्वियसली जब इकॉनमी डिक्लाइन में जा रही है तो गवर्नमेंट भी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर थोड़े बंद कर देती है, क्या कहला है, तो उससे बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने में डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगी। सभी तक दो पॉलिटिकल फैक्टर और एक इकोनॉमिक फैक्टर मिल गया हमें। फर्दर इट हैज़ बीन अंडर कंसिडरेशन दैट द ग्रांट शैल बी गिवन टू अ यूनिवर्सिटी ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हायर एजुकेशन कमीशन एंड इज रिलेटेड बिल हैज़ रिसेंटली बीन प्लेस्ड बिफोर द नेशनल असेंबली। एक बिल पास होने जा रहा है हायर एजुकेशन कमीशन की रिकमेंडेशन पे कि ये ग्रांट्स इंस्टीट्यूट्स को नहीं सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ को मिलें, और अगर बिल पास होने जा रहा है हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से, दिस मीन कोई लॉ बनने जा रहा है, तो ये लीगल फैक्टर है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो फ्यूचर ग्रांट्स जो है वो बिल्कुल बंद होने से बिजनेस का सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो सकता है। सो यहाँ से हमें दो पॉलिटिकल फैक्टर मिले हैं, एक इकोनॉमिक फैक्टर मिला है और एक लीगल फैक्टर मिला है। ठीक हो गया। इन ऑर्डर टू रिमेन competitive, SBS has invested heavily in the latest software and technology for its education program to ensure smooth delivery of lectures both online and in person। अब हमने पेस्टल का मतलब क्या, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल अंदर की बात नहीं करनी। अगर आप इसको ये कहोगे कि कंपनी ने जो है वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है जो ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा, ये इंटरनल बात हो जाएगी। इनफैक्ट आपके ICAP एग्जामिनर ने जो आंसर दिए हैं सजेस्टेड, उसके अंदर भी उसने ऐसी ही बात की है जो कि मेरे पॉइंट से गलत है, क्योंकि पेस्टल एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इसको हम यूँ लिखेंगे कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स जो हैं अवेलेबल हैं लाइक ऑनलाइन टीचिंग, और कंपनी क्या कर रही है, यूटिलाइज कर रही है दीज अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दैट विल हेल्प टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव।
मीन एक्सटर्नल बात आप पहले करोगे कि एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड करने की जो कंपनी यूटिलाइज कर रही है, दैट विल हेल्प द बिजनेस इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव मोर इफेक्टिवली। इस तरह से बात करोगे, इंटरनल बात नहीं करनी कि कंपनी ने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की है, नहीं, ये गलत बात है। इंटरनल बात नहीं, एक्सटर्नल आपने बात करनी है। क्यों? पेस्टल एक्सटर्नल एनालिसिस है, इंटरनल नहीं है। ओके, सो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की बात हो जाएगी यहाँ से। ओके, इट इज़ आल्सो reserving seats and offering scholarship for international students and is working on a student and faculty exchange program with world class universities. SBS long term plan include launching various online program for international students and opening facilities offers in countries with a high potential for collaboration and international students. इसको आप थोड़ा सोशल में बात करोगे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो कोलैबोरेशन फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं, जो कंपनी ट्राई टू यूटिलाइजेशन में है, एंड दैट विल आल्सो हेल्प द इंस्टीट्यूट टू कैप्चर मोर स्टूडेंट वर्ल्ड वाइड एंड विल फैसिलिटेट इन मीटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। क्या ख्याल है? सो दो पॉलिटिकल फैक्टर में मिल गए, एक इकोनॉमिक मिल गया, सोशल हमें यहाँ से मिल गया, टेक्नोलॉजिकल मिल गया, लीगल मिल गया, और एक इकोलॉजिकल फैक्टर की हेडिंग दे के लिख दो, देयर इज़ नो इकोलॉजिकल फैक्टर इन द गिवन सिनेरियो। क्या कहला? 10 नंबर के लिए एक अच्छा क्वेश्चन था। मीन 5 हेडिंग में आपको आइडेंटिफाई करने हैं 2-2 नंबर के लिए फैक्टर्स, और टोटली खुद से लिखना है। आपको यहाँ पे रटा शटा कुछ अप्लाई नहीं हुआ, सिर्फ सिनेरियो के अंदर से आपने पिक करना है और खुद से लिखना है। इसलिए प्लीज़ लिखने की आदत होनी चाहिए। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हाथ से अटैम्प्ट किए बिना पेपर में नहीं जाना चाहिए जी। ये था हमारा सेक्शन ए पेपर का। सेक्शन बी में हमारे पास एक क्वेश्चन 7 है, किसके ऊपर? एनपीवी के ऊपर। एक क्वेश्चन 8 है हमारे पास, किस चीज़ के ऊपर? क्वेश्चन 8 है हमारे पास किस चीज़ के ऊपर? क्वेश्चन 8 वर्किंग कैपिटल के ऊपर। एक क्वेश्चन 9 है हमारे पास फॉरेक्स के ऊपर, और एक क्वेश्चन 10 है हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर। तो अभी इसमें से एक क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखें तो एक थ्योरी का पार्ट जो है वो 3 नंबर के लिए टेस्ट किया गया। क्या था? अपार्ट फ्रॉम मार्केट रिस्क आइडेंटिफाई अदर ब्रॉडर कैटेगरीज ऑफ फाइनेंशियल रिस्क दैट अ बिजनेस इज सब्जेक्ट टू, आल्सो आइडेंटिफाई 2 स्ट्रैटेजीज टू मैनेज ईच ऑफ द आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल रिस्क। मीन मार्केट रिस्क के अलावा कोई 2 फाइनेंशियल रिस्क जो हैं वो आपने बताने हैं और स्ट्रैटेजीज बतानी है, बिजनेस उनको कैसे मैनेज कर सकता है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रटा टाइप क्वेश्चन है। चैप्टर 16 में, कुछ लोगों ने चैप्टर 13 में पढ़ा होगा, एक क्रेडिट रिस्क है और एक लिक्विडिटी रिस्क है, और इनको मैनेज करने के वेज भी आपने पढ़े हुए हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रटा टाइप 3 नंबर का ये क्वेश्चन था। हम बाकी फाइनेंशियल पोर्शन पार्ट बी में क्या क्या है होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। पार्ट बी।